जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक वो गरीब चिड़िया एक छोटे से ठेले पर मैगी पराठे बेचने का काम करती थी। अपने आंगन से ताजा ताजा धनिया लेती और कुछ सिंपल से मसाले उसके पराठों को लाजवाब बनाते थे और मैगी पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हारे पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है। गरम गरम 4 पराठे लगा दो और हाँ, 2 मेरे बेटे के लिए पैक कर दो। जी तोती बहन, थोड़ी देर रुके, मैं अभी गरम गरम पराठे बनाती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी जल्दी पराठे बनाती है और हरियाली को खाने के लिए देती। वाह भाई, मजा आ गया तेरे हाथ के पराठे खाकर। कितने पैसे हो गए? हरियाली बहन, आपके 6 पराठे 80 रुपए के हो गए। पैसे देकर वो वहाँ से चली जाती है। दिन भर में रानो के मैगी पराठे खूब बेचते हैं। हर समय उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती। चिड़िया की तरक्की देखकर एक दुष्ट कालू कौवा सोचता है, अरे ये रानो चिड़िया कितने पराठे बेचती है और हर समय इसके पास भीड़ लगी होती है। अगर मैं भी अपनी पत्नी के साथ आलू के पराठे बनाकर बेचने लगूं तो आराम से पैसे कमा सकता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता। गौरी जी, जरा सोचो, पराठे बनाने में क्या ही लगता है जो पिद्दी चिड़िया अच्छे खासे पैसे कमाती है। सही कहा कालू, आलू के पराठे बनाने में है ही क्या। आप चिंता न करो, आज ही पराठे बनाने का सामान लेकर आते हैं। ऐसे वो दोनों कौवे सब्जी मंडी से आलू की पूरी बोरी लेकर आते हैं। कालू, आटा तो घर में ही है, बस रिफाइंड लाना बाकी है और कल से हमारे पराठे बिकने शुरू। गौरी, पराठों के लिए एक रेहड़ी भी चाहिए होगी। मैं बढ़ई कबूतर से बात करता हूँ। रुको कालू, मैं भी चलती हूँ। ऐसे दोनों कौवे कबूतर के पास जाते हैं जो लकड़ी काट रहा था। कबूतर जी, हमें एक रेहड़ी चाहिए, वो भी इसी समय। कौवे, इस समय तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए कल तक रेहड़ी बना दूंगा। कबूतर, खर्चा तो बता दो। 5000 रुपए देने होंगे, मैं मस्त सी रेहड़ी बना दूंगा। 5000? हमारे पास तो बस 1000 रुपए है। जाओ तो यहाँ से, मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो। 1000 में किसी कबाड़े से रेहड़ी उठा लाओ, मेरा दिमाग खाने क्यों आ गई। ऐसे वो दोनों कबूतर के पास से चले जाते हैं। रास्ते में गौरी का ध्यान चिड़िया की खड़ी रेहड़ी पर जाता है। कालू, रेहड़ी का बंदोबस्त हो गया। ये देखो, रानो चिड़िया की रेहड़ी। चुपके से ले चलते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सब अपने घरों में खा पी कर सो गए होंगे। फिर कालू कौवा धीरे धीरे से रेहड़ी की बंधी रस्सी खोलता है और रेहड़ी को आराम से चलाकर अपने घर ले जाता। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, हमारी रेहड़ी कौन ले गया? रात को तो यही बंधी थी। मम्मा, रस्सी खुली हुई है, कोई चोर पक्षी हमारी रेहड़ी को चुरा कर ले गया। अब आप पराठा कैसे बेचोगी? रेहड़ी तो बनवानी पड़ेगी, बिना रेहड़ी के काम की छुट्टी हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा। मैं जल्दी से बढ़ई कबूतर के पास जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है। बढ़ई कबूतर जी, मुझे एक अच्छी सी रेहड़ी चाहिए। कोई दुष्ट पक्षी कल रात मेरी रेहड़ी चुरा कर ले गया। चिड़िया बहन, मैं शाम तक रेहड़ी बना दूंगा, इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक दिन की छुट्टी ही हो जाएगी, आप मेरी रेहड़ी बना देना। ऐसे बढ़ई कबूतर चिड़िया के लिए रेहड़ी बनाता है। उस दिन चिड़िया की जगह सूनी पड़ी थी। वहीं पास में ही कौवे अपने पराठे बेचने आ जाते हैं। आलू के गरम गरम पराठे खाओ, आलू के गरम गरम पराठे खाओ। जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। कालू के मस्त मस्त पराठे खाओ। कुछ मजदूर पक्षी वहाँ आ जाते हैं जो हर दिन चिड़िया से पराठे खाते थे, मगर चिड़िया की रेहड़ी ना पाकर वो कालू कौवे के पराठे खाते हैं। ठीक है, मगर चिड़िया जैसा स्वाद नहीं है। पता नहीं वो पराठे वाली चिड़िया क्यों नहीं आई। अरे भाई, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, वो कल जरूर आ जाएगी। ऐसे वो मजदूर पक्षी कालू के पराठे खाकर चले जाते हैं। शाम तक कालू कौवे के पराठे बिच जाते हैं और वो अपनी रेहड़ी के साथ घर चले जाते। वाह कालू जी, आज ये पहला ही दिन था, फिर भी कमाई खूब अच्छी हुई। गौरी, क्योंकि आज वो चिड़िया नहीं आई थी, मगर कल तो वो जरूर आएगी, तब कौन हमारे पराठे खाएगा। सही कहा कालू जी, ये तो बड़ी समस्या है, इसका भी कोई समाधान निकालना पड़ेगा। ऐसे गौरी और कालू परेशान हो रहे थे। इधर रानू अपनी रेहड़ी लेने जाती है। लो कबूतर, आपकी मेहनत के पूरे 5000 रुपए गिन लो। चिड़िया बहन, पैसे आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। वैसे कुछ पता चला वो चोर कौन था?
नहीं, उस चोर का तो कुछ भी पता नहीं चला। उसे मेरी रेहड़ी ही चुरानी पाई थी। मेरा 10,000 का नुकसान करवा दिया। चिड़िया, याद आया, कल 2 कौवे आए थे, मुझसे तैयार रेहड़ी मांग रहे थे। कहीं उन्होंने ही तो आपकी रेहड़ी ना चुरा ली हो। अब वो जो कोई भी हो, मेरी तो नई रेहड़ी बन गई और अब इस रेहड़ी को मैं अपने घर में रख कर सोया करूँगी, बाहर नहीं छोड़ूंगी। ऐसे रानो रेहड़ी को अपने घर ले जाती है और उसे घर के अंदर लेके सो जाती। रात गुजर जाती है। सुबह होते ही कौवे और चिड़िया अपने अपने पराठे बेच रहे थे। सारे ग्राहक पक्षी चिड़िया के पास जा रहे थे। उनमें 2 चील भी आती है जो रानो से पराठे पैक करवा के ले जाती, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और सारे पराठे रानो के मुँह पर फेंकती है। चील जी, ये क्या बदतमीजी है? ये पराठे मेरे मुँह पे क्यों फेंक दिए? चिड़िया, तुझे शर्म नहीं आती? जो सड़े हुए 10 दिन के पराठे मुझे दे दिए। चल अब जल्दी से हमारे पैसे वापस कर। नहीं, मेरी चीज बिल्कुल ताजा होती है और ये पराठे मेरे नहीं हैं। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? रुको, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सातिर चालाक चिड़िया बासी पराठे बेचती है। इतना बोलते ही वो दोनों चील रानो की रेहड़ी को तोड़ देती। उसका पराठे बनाने का सारा सामान जमीन पर गिरा देती है। चिड़िया तो रोती रह जाती। चील बहन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरा इतना नुकसान कर दिया? मैं सच कह रही हूँ, ये पराठे मेरे नहीं हैं। चुप कर जा और अपने बासी पराठे आज के बाद यहाँ बेचने मत आना, वरना बहुत बुरा हाल करेंगे। ये चेतावनी भूलना मत। ऐसे वो दोनों चील वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये सब तो उसी का करा धरा था। वाह वाह, गोरी ने क्या दिमाग लगाया। अब ये चिड़िया दोबारा कभी पराठे नहीं बेचेगी। हमारी तो मौज आ गई। बेचारी रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो जगह छोड़ देती और दूर के जंगल में पराठे बेचने का काम करती है। इधर कालू कौवे के पराठे खूब बिच रहे थे, मगर एक शाम जब वो रेहड़ी से घर जा रहे थे तो एक बड़ी गाड़ी वाला कालू का एक्सीडेंट करके भाग जाता है। कालू कौवे को बहुत चोट आती है और जल्दी से कालू कौवे को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। गोरी, जल्दी से 20,000 रुपए जमा कर दो। बेड का खर्चा है जो देना पड़ेगा। जी डॉक्टर जी, मैं शाम तक पैसे जमा कर दूंगी। नर्स वहाँ से चली जाती है। कालू, सारे पैसे तुम्हारे इलाज में खत्म हो गए। अब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा। ये कैसी मुसीबत आ गई है? मैं बेड के पैसे कहाँ से दूंगी? गोरी, मैं समझ गया, हमें चिड़िया की बददुआ लगी है। हमने अब तक जो भी कमाया सब पानी की तरह बह गया, और तो और मुझे चोटें भी लगी हैं। अब से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। इस तरह से कालू गौरी को अपने किए पर पछतावा होता है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रामपुर के बार की बात है, बहुत दूर सहारनपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक माँ और बेटी थी। माँ का नाम कविता था और बेटी का नाम पायल था। वैसे तो वो लोग गरीब ही थे, लेकिन फिर भी वो लोग गरीबी में भी बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन पायल स्कूल से वापस आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो, आज मेरे 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है। अच्छा, दिखा तो जरा कितने नंबर आए हैं। माँ, पूरे 80% बने हैं। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। हाय, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। ऐसे ही तरक्की करती रहो मेरी बच्ची। और मेरी प्यारी मम्मा, मैं 12th के बाद अब रेगुलर कॉलेज में जाना चाहती हूँ। कॉलेज? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, लेकिन इन हालात में मैं तुझे कॉलेज कैसे भेजूंगी? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। इसका मतलब आप मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करवाओगी? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? चल, अभी तो एडमिशन शुरू होने में टाइम है। तब तक मैं तेरी पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़ लूंगी। अभी ये सब बातें छोड़, अब जो तू इतने अच्छे नंबर से पास हुई है, तो मैं आज तेरे लिए तेरी पसंद का पिज्जा पराठा बनाऊंगी। अरे वाह, पिज्जा पराठा! माँ, पिज्जा पराठा का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो बना रही हूँ बेटी। चल जा, अब तू मुँह हाथ धो ले, मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसा बोलकर कविता रसोई में चली गई और पिज्जा पराठा बनाने लगी। वो पिज्जा पराठा प्लेट में रखकर पायल के पास ले आई। लाजवाब खुशबू आ रही है माँ, तुम्हारे हाथ के पिज्जा पराठा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तू तो हमेशा यही बोलती है।
माँ, आपके हाथों का पिज्जा पराठा अगर कोई रेस्टोरेंट वाले खा ले तो मुझे यकीन है वो आपको अपने रेस्टोरेंट का शेफ बना देगा। पायल को अपनी माँ के हाथों से बने पिज्जा पराठा बहुत पसंद थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों माँ बेटी बाजार आई हुई थी। तभी एक बूढ़ी औरत उनसे कहती है, अरे बहन, भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखी हूँ। माँ देखो ना, ये बेचारी कितनी मजबूर है। सही कहा, जब हमारे घर में आटा ही खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सबसे गरीब हम ही हैं। लेकिन जरा इन लोगों को देखो किस तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हाँ माँ, अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन गई ना तो मैं ऐसे लोगों की जरूर मदद किया करूँगी। मेरी बेटी, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू इन गरीबों की मदद जरूर करेगी। कविता खुद भी अमीर नहीं थी, लेकिन वो उस बूढ़ी औरत को थोड़े पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटी जब वापस घर लौटी तो देखा कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। तभी वो घर के अंदर जाके देखते हैं तो पायल के पिता अंदर बैठे थे। अरे, आप ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठे हो? और आप तो महीने के आखिर में आते हो, तो आज ऐसे अचानक आ गए, क्या बात है? कविता के इतने सवालों से रमेश का मन बैठने लगा और वो आंखों में आंसू लेकर बोला, कविता, सब कुछ खत्म हो गया। जानती हो, जहाँ मैं काम करता था वहाँ से मुझे मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से निकाल दिया गया। पापा, किसने किया ये? किसकी हिम्मत हुई मेरे पापा को परेशान करने की? गलती उनकी नहीं है मेरी बच्ची, मेरे बस की अब ऐसी चौकीदारी करना नहीं रहा। रात को मुझे बढ़ती उम्र की वजह से जल्दी नींद आती है, जिसकी वजह से मैं चौकीदारी सही से नहीं कर पाता हूँ। बस इसीलिए मैं खुद भी वहाँ से चला आया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। सारी उम्र निकल गई इसी चौकीदारी को करते हुए। आप कोई और काम ढूंढ लेना जो आसान हो। माँ, क्यों ना हम पिज्जा पराठा का काम लें? आप इतनी स्वादिष्ट पिज्जा पराठा बनाती हो, अगर आप इन्हें कहीं बेचने निकल गई तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। पिज्जा पराठा, क्या ये ठीक रहेगा? हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमारी बच्ची की तकलीफ ही हमारी किस्मत को बदल दे। मैं कुछ पैसे लाया हूँ, उसे तुम पिज्जा पराठा का सामान ही मंगवा लो। कल से हम भी वहीं खा लेंगे और तुम बेचने भी निकल जाना। अच्छा ठीक है, कल सोमवार भी है, कल से पिज्जा पराठा का काम शुरू करते हैं। कविता ने पिज्जा पराठा बेचने की ठान ली थी। फिर क्या था, अगली सुबह दोनों माँ बेटी जल्दी उठी और पिज्जा पराठा बनाने की तैयारी में लग गई और उन्होंने सारा सामान रेडी कर लिया। जैसे ही वो लोग निकलने वाले थे कि उनकी चौखट पर एक फकीर आया जो खाना मांग रहा था। पायल और कविता ने बहुत अच्छे से उस फकीर को खाना खिलाया। पायल थोड़ी उदास थी। उसका चेहरा देखकर फकीर बोला, बेटी, क्या हुआ, उदास लग रही हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। गरीबों की दुआएं बहुत असर करती है, इसलिए उन्हें अपनी परेशानी बता देना चाहिए। पायल ने फकीर को अपनी सारी परेशानी बता दी। उसकी बात सुनकर बाबा ने अपनी झोली में से एक बड़ा सा तवा निकाला और पायल को दे दिया। इस तवे पे अपना पिज्जा पराठा बनाना और सबको खिलाना, फिर देखना दिन कैसे बदलते हैं। और जरूरतमंद की हमेशा मदद करना बेटी। ऐसा बोलकर वो बाबा वहाँ से चला गया। पायल और कविता ने उन्हें काफी रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुका। उसके बाद दोनों माँ बेटी अपने पिज्जा पराठा बेचने निकल गई। तवा घर में ही था। दोनों माँ बेटी उन्हें बेच ही रही थी कि एक गरीब सी औरत आई। बहन, कैसे दिए हैं? बस 1 रुपया। बस 1 रुपया, मुझे 2 प्लेट देना। अरे पायल, ये क्या कर रही हो? अरे माँ, कोई बात नहीं, हम गरीबों को 1 रुपए में खिला सकते हैं और अमीरों के लिए 30 रुपए की प्लेट ही रखेंगे। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत समझदार हो गई है। दोनों ही माँ बेटी को दूसरों की मदद करना पसंद था, इसीलिए कविता ने भी पायल से कुछ नहीं कहा। एक दिन पिज्जा पराठा बेचने के बाद उनकी काफी अच्छी आमदनी हुई। अगले दिन, माँ, आज इस तवे पे ही पिज्जा पराठा बनाना ठीक है। कविता ने आज के दिन उस तवे पे पिज्जा पराठा बनाए जो उस फकीर ने दिया था और दोनों माँ बेटी उन्हें बेचने निकल गई। आज उन दोनों के ठेले पे बहुत भीड़ थी और पिज्जा पराठा बनाए ही जा रही थी, लेकिन उनके पास मसाला खत्म ही नहीं हो रहा था। पिज्जा पराठा का इतना सामान देखकर
दोनों माँ बेटी भी हैरान थी। वो दोनों भी सोच रही थी कि ये सामान खत्म क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। दोनों माँ बेटी ने बहुत पैसा कमाया। वो दोनों बहुत खुश थे। तभी एक दिन वो फकीर वहाँ आया और उस बाबा को देखकर दोनों माँ बेटी उनके चरणों में गिर गई। वो दोनों समझ चुकी थी वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उनके दिए हुए जादुई तवे से आज वो दोनों इतना अच्छा कमा रही हैं। बाबा ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों गरीबों की इतनी मदद करती हो, उसके बारे में सोचती हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सभी दुख दूर हो। ऐसा बोलकर वो बाबा गायब हो गया। दोनों माँ बेटी समझ गई थी कि वो फकीर भगवान का रूप था और उन्हें अपने दर्शन करवाने आए थे। उस दिन के बाद से उन दोनों ने बहुत मेहनत की और एक दिन उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। दोनों माँ बेटी मिलकर उसे चलाती थी और गरीबों को 1 रुपए में पेट भर के खाना खिलाती थी।